Good morning children, welcome to a biology class. Dear students, I hope you all are watching your videos. So please watch your videos, try to understand your topics. These topic or chapters will not be repeated, so you have to study from recorded videos. So we have started our next chapter, improvement in food resources, and in our previous video we have discussed why there is a need to improve our food resources, what are the common practices and the revolutions related to improvement in food resources. We have studied them also, green revolution, white revolution, blue revolution. Okay. So today we will discuss about improvement in crop production. So we can improve our crop production by crop variety improvement, crop production improvement and crop protection. आप अपनी क्रॉप्स की वैरायटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव करेंगे और जब आपका क्रॉप का प्रोडक्शन आ गया तो आप उसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे डैमेज होने से. सो आपने पढ़ा था कि वाई देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव आवर क्रॉप वैराइटीज़. क्रॉप वैरायटी हमें क्यों करनी चाहिए, है ना, कौन से फैक्टर्स हैं टू गेट हाई प्रोडक्शन, टू गेट वाइडर एडेप्टेबिलिटी, टू गेट शॉर्ट मैच्योरेशन पीरियड्स, okay, for biotic and abiotic resistance. So these were the some factors, desired agronomic characters for which we should improve our crop variety. तो अब हम देखेंगे क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कैसे किया जाता है. तो क्रॉप वैरायटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए कुछ मेथड है. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब है कि जो प्लांट जिस जगह पे नेचुरली ग्रो नहीं होता, बाहर से उसे लाके उस प्लेस पे ग्रो किया जाए. इंट्रोडक्शन इज इंट्रोड्यूसिंग अ प्लांट टू द न्यू एरिया वेयर इट हैज़ नेवर ग्रोन बिफोर नेचुरली. अगर एक प्लांट किसी जगह पे नेचुरली ग्रो नहीं होता और उसे बाहर से लाके हम ग्रो करवाते हैं तो उसको इंट्रोडक्शन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो. पोटैटो इंडियन क्रॉप नहीं है, पोटैटो इंडिया में ग्रो नहीं होता था. पोटैटो को अदर कंट्रीज से लाके इंडिया के अंदर ग्रो करवाया है, तो वो पोटैटो का इंट्रोडक्शन है. सेकंड इज सिलेक्शन. यू आर सिलेक्टिंग गुड वैरायटीज़. आप अच्छी वैरायटी को सिलेक्ट कर रहे हैं या डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स, जो क्वालिटीज़ आपको अपनी क्रॉप में चाहिए उसके बेसिस पे आप किसी भी क्रॉप को सिलेक्ट कर रहे हैं. सिलेक्शन इज़ ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. जब नेचर किसी प्लांट को सिलेक्ट करता है वो नेचुरल सिलेक्शन है कि नेचुरली कोई प्लांट ग्रो हो रहा है और उस एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से ग्रो हो रहा है, वहाँ पे एडजस्ट होके, एडेप्ट होके. और जब आप कल्टीवेशन करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया. थर्ड इज़ हाइब्रिडाइजेशन, है ना. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन में दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में क्रॉस किया जाता है. आप दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आपको दोनों प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने प्लांट में चाहिए. फॉर एग्जांपल, आपके गार्डन में एक प्लांट लगा हुआ है जो डिजीज़ रेसिस्टेंस है. डिजीज़ रेसिस्टेंस जो जिसके ऊपर किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रोब का अटैक नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती उसे. और दूसरा प्लांट है आपका जो आपको हाई प्रोडक्शन दे रहा है ना. तो आप चाहते हो कि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एक ही प्लांट में आ जाएं. फॉर एग्जाम्पल, आपके गार्डन में दो मैंगो के प्लांट है, एक डिजीज़ रेसिस्टेंस है और दूसरा जो सेकंड प्लांट है उसके आपको मैंगो का जो टेस्ट है, जो उसके फ्रूट की क्वालिटी है वो अच्छी लगती है और वो वाला प्लांट ज़्यादा प्रोडक्शन भी देता है. अब आप चाहते हो कि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक, डिजीज़ रेसिस्टिविटी और हाई प्रोडक्शन और गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स आपके सिंगल प्लांट में आ जाए, तो आप दोनों की क्रॉस करवाएंगे, दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाएंगे. सो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, अब मान लीजिए ये आपका प्लांट ए था, डिजीज़ रेसिस्टेंस वाला, और गुड क्वालिटी वाला आपका प्लांट बी था. इन दोनों को क्रॉस करवा के आपको मिलेगा प्लांट सी, और उस प्लांट सी में डिजीज़ रेसिस्टिविटी भी होगी और गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स भी होंगे. नाउ दिस हाइब्रिडाइजेशन है, ये देखिए इंटरवैराइटल हो सकता है. इंटरवैराइटल मतलब बिटवीन डिफरेंट वैराइटीज़. ओके, मैंगो की डिफरेंट वैराइटीज़ हो गई या वीट की डिफरेंट वैराइटीज़ हो गई. इंटरस्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक क्या होता है? बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़. जीनस उनका सेम है. अब जीनस और स्पीशीज़ क्या है ये आगे आपको समझ में आ जाएगा.
स्पीशीज़ तो हो गई ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, जैसे हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू अ सिंगल स्पीशीज़, ऑल द cat belong to a single species, all the dogs belong to a single species। तो जो सिमिलर इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है उसको हम स्पीशीज कहते हैं। जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज। जब स्पीशीज का ग्रुप आ जाता है तो उनको हम जीनस कहते हैं। सो इंटरस्पेसिफिक में स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है तो इट टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस। इंटरजेनेरिक बिटवीन डिफरेंट जेनरा। ओके, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा आपका। नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है कि आपने प्लांट के ग्रोइंग टिप से कुछ सेल्स को आइसोलेट कर दिया और फिर उन सेल्स की हेल्प से आप न्यू प्लांट लैब के अंदर ग्रो कर रहे हैं। यू आर ग्रोइंग न्यू प्लांट्स इन द लेबोरेटरी फ्रॉम आइसोलेटिंग फ्यू सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। आपके गार्डन में प्लांट है और ये लेबोरेटरी की टेक्निक है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो प्लांट की ग्रोइंग टिप होती है वहाँ से कुछ सेल्स आइसोलेट करके और न्यूट्रिएंट मीडियम और हार्मोन की हेल्प से लैब के अंदर उन प्लांट्स को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो किसकी इंजीनियरिंग हो रही है यहाँ पे? इंजीनियर्स होते हैं, वो कुछ नई चीज़ बनाते हैं ना, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग किसकी इंजीनियरिंग हो रही है? देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड रह गया? जीन। तो जब जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट मतलब कंबाइन करना, है ना। किसको कंबाइन कर रहे हैं? डीएनए को कंबाइन कर रहे हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किसको मॉडिफाई किया जा रहा है? जीन्स को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो जो प्लांट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डेवलप होते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप होते हैं उनको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। सो बीटी कॉटन आपका एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। तो बीटी कॉटन में बीटी वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बैक्टीरिया को, बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ध्यान से सुनेंगे। बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बहुत सारी वैरायटीज आ रही हैं। तो इंटर वैराइटल बता दिया, बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज। तो वीट की डिफरेंट वैरायटीज के बीच में अगर क्रॉस होगी तो वो इंटर वैराइटल है। इंटर स्पेसिफिक, क्रॉसिंग बिटवीन प्लांट्स हैविंग डिफरेंट स्पीशीज लेकिन जीनस जो है सेम है, तो जो शुगर केन हो गए। इंटरजेनेरिक हो गया भाई, बिल्कुल ही जो डिफरेंट जीनस है प्लांट्स की, दो अलग अलग जीनस के बीच में क्रॉस करना। जैसे ट्रिटिकेल्स किसका रिजल्ट है? वीट और राई को जब क्रॉस करवाया। पोमेटो किसकी क्रॉस है बेटा? पोमेटो इज द क्रॉस बिटवीन पोटैटो एंड टोमेटो। पोटैटो और टोमेटो को, अब पोटैटो बिल्कुल अलग है, टोमेटो बिल्कुल अलग है, दोनों डिफरेंट जीनस से बिलोंग करते हैं। इन दोनों की क्रॉस करवाई तो कौन सा प्लांट मिल गया? पोमेटो। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन को कैसे मैनेज करेंगे? आप चाहते हैं कि आपकी जो क्रॉप है वो आपकी अच्छी से अच्छी क्रॉप हो, आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो, है ना। तो कैसे करेंगे? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आप अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए मेन्योर देंगे, फर्टिलाइजर्स देंगे। तो मेन्योर क्या होती है? मेन्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच इज़ मेड बाय एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। एनिमल का जो भी वेस्ट है, जो भी उसका काउ डंक वगैरह है, यूरिन है, या जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, एग्रीकल्चर का जो भी वेस्ट रह जाता है, उन सबको डिकम्पोज करके जो ग्रो किया जाता है उसको हम मेन्योर कहते हैं। मेन्योर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ओके, सो मेन्योर आपकी देखिए कितने टाइप की है। कंपोस्ट होती है, कंपोस्ट आप घर पे भी बना सकते हैं। आप अपने घर का बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कीजिए। तो जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, आपके घर के गार्डन में एक जो गड्ढा है उस ज़मीन को थोड़ा सा वो कीजिए, डग कीजिए, वहाँ पे एक गड्ढा बनाइए, उसके अंदर आप अपना सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल दीजिए, उसे सॉइल से कवर कर दीजिए। और अगर उसमें आप अर्थवॉर्म का यूज़ करते हैं, वहाँ पे रेड वॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स को डाल देते हैं, तो उसको हम वर्मी कंपोस्ट कह देते हैं। ओके, सो जो अर्थवॉर्म है, what they will do, they will decompose that biodegradable waste। और ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है
इट इज़ रिच इन ह्यूमस, वहाँ पे ह्यूमस का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा और ह्यूमस ही सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। सो कंपोस्ट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ग्रीन मैन्योर्स क्या होता है? ग्रीन मैन्योर्स में आप कुछ प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जैसे सन हेम्प हो गया, गुआर हो गया, उनको ग्रो करके और उनकी प्लोइंग कर देते हैं। प्लोइंग की हेल्प से वो क्या हो जाएगी? उनकी अपरूटिंग हो जाएगी, है ना। आपने पहले तो कुछ प्लांट्स को ग्रो किया और ग्रो करने के बाद आपने उनकी जड़ें उखाड़ दी, है ना। अब वो क्या होंगे? प्लांट्स वहीं आपके सॉइल में ही, आपके फील्ड में ही वहीं पे ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे और सॉइल के साथ मिक्स हो जाएंगे और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट है, फॉस्फोरस कंटेंट है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फर्टिलाइज़र्स हैं वो केमिकल सब्सटेंस है जिसको कमर्शियली बनाया जाता है, इंडस्ट्री में बनाया जाता है, जो क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, बट फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड इन रिक्वायर्ड अमाउंट्स। एक्सेसिव यूज़ अगर करेंगे तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। सो देखते हैं कि आप सम डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है? सो मैन्योर कैसे प्रिपेयर की जाती है? डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते हैं, फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। मैन्योर्स आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। आपको पता नहीं है मैन्योर में कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है, बल्कि फर्टिलाइजर्स आपके स्पेसिफिक आते हैं। ओके, जैसे नाइट्रोजनस आपका यूरिया हो गया जिसमें नाइट्रोजन है, या सुपर फॉस्फेट हो गया जिसमें फॉस्फेट है। तो आपको पता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, एंड आप उसको अपनी क्रॉप को सप्लाई कर सकते हैं। मैन्योर्स को स्टोर करना डिफ़िकल्ट होता है, ट्रांसपोर्ट करना डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज दे आर बल्की। फर्टिलाइजर्स पैकेट्स में आते हैं, दे आर ईजी टू स्टोर, ईजी टू ट्रांसपोर्ट। मैन्योर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ नहीं करते। अगर आपने ओवर यूज़ किया तो वो सॉइल को डैमेज कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं। मैन्योर वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, है ना, तो इसको एब्जॉर्ब, प्लांट इसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है बिकॉज मैन्योर इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, so plants take time to absorb manures. Fertilizers are soluble in water, so easily plant उनको absorb कर लेता है। manure से किसी तरीके का pollution नहीं आता है, environment friendly है, cheap है। fertilizer से water pollution होता है and it is costly। तो यहाँ पे देखिए कुछ fertilizers की इमेज डाली है मैंने, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है। ओके, अगर हम मैन्योर्स की बात करें तो मैन्योर्स कितने टाइप की हैं? सबसे पहले आपकी फार्म यार्ड मैन्योर हो गई। फार्म यार्ड मैन्योर जो है वो फार्म में प्रिपेयर की जाती है एनिमल वेस्ट से, जैसे काऊ डंग, काऊ यूरिन, और जो प्लांट का स्ट्रॉ, भूसा वगैरह जो बच जाएगा, जो वेस्ट बच जाएगा, या डेयरी वेस्ट जो भी आता है आपका, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ग्रीन वेजिटेबल्स का वेस्ट हो गया। ओके, सो फार्म यार्ड मैन्योर इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, okay, and it contain potassium, phosphorus। ग्रीन मैन्योर आपको बता दिया, ग्रीन मैन्योर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, फिर उनकी अपरूटिंग कर दी जाती है, उसको हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं। सन हेम्प हो गया, ठीक है, मूंग हो गई, काउपी हो गया, ओके, इस तरीके के जो प्लांट्स है वो। वर्मी कंपोस्ट बता दिया मैंने, अर्थवॉर्म की यूज़ से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डिकम्पोज किया जाता है एंड दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो सॉइल का ह्यूमस है वो इंक्रीज हो जाता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स? वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है सॉइल की, वो इंक्रीज होती है। सॉइल बिकम पोरस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, मैन्योर कंटेन मेनी फ्रेंडली माइक्रोब्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करेंगे। सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, टेक्सचर इम्प्रूव होता है। ओके, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिश होते हैं। एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र कि भाई जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा। डिसएडवांटेजेस क्या हो गए बेटा? वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल जो है वो कम फर्टाइल हो जाती है। ओके,
सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है और डिजीज़ भी हो सकती है। आपने देखा है ना, जो पॉन्ड वाटर है वो कई बार कैसे एल्गिल ब्लूम से कवर हो जाता है, ग्रीन कलर का ब्लैंकेट एल्गी कैसे कवर कर लेती है पूरी वाटर बॉडी को, किसकी वजह से होता है वो, जब सॉइल के फर्टिलाइजर्स वॉश होके नियर बाय पॉन्ड वाटर बॉडी में चले जाते हैं तो उन न्यूट्रिएंट की हेल्प से वहाँ पे एल्गी ग्रो होती है और एल्गी पूरे वाटर के सरफेस को कवर कर लेती है और इसको हम एल्गल ब्लूम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ओके और धीरे धीरे वहाँ का ऑक्सीजन कंटेंट उस वाटर बॉडी का कम हो जाएगा और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो आपने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए उसकी हेल्प से क्या हुआ, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स गए। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो। मैक्रो का मतलब है लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल। So macronutrients are those nutrients which are required in large quantity, while micronutrients are those which are required in less quantity by the plants. Okay, so there are 16 nutrients which are required by the plant for their proper growth and development. तो एयर से क्या मिलता है प्लांट को, ऑक्सीजन मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, वाटर से क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिल जाता है। ओके और बाकी के जो आपके 13 न्यूट्रिएंट्स बच गए वो आपको प्लांट कहाँ से लेगा, उनको प्लांट सॉइल से लेगा। ओके सो आउट ऑफ दीज 6 आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। सो लार्ज क्वांटिटीज़ में कौन से हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। और स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो चाहिए वो कौन से हैं बेटा, आयरन है, मैंगनीज है, बोरोन है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है और यहाँ पे ये रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पे मैंगनीज आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने करेक्ट किया है इसको। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड more than 1 milligram per gram of dry matter, 1 milligram per gram of dry matter से ज़्यादा चाहिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रो वर्ड का मतलब है स्मॉल, सो दे आर रिक्वायर्ड लेस देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लार्ज क्वांटिटी में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटी में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा हो भी गए तो भी ये प्लांट के लिए नॉन टॉक्सिक है, किसी तरीके के डैमेज नहीं करेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो टॉक्सिक हैं अगर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा चले गए तो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके कौन से हैं, नाइट्रोजन ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ओके और माइक्रो आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, बोरोन, जिंक। Mn मैंगनीज, Mg क्या था, मैग्नीशियम, Mn क्या है, मैंगनीज, क्लोरीन। ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इससे पहले वाली ये स्लाइड में ये मैग्नीशियम है, ये रॉन्ग है तो प्लीज़ इसको करेक्ट करें, यहाँ मैंगनीज आएगा, मैंगनीज। ओके सो टाइप्स ऑफ मैन्योर हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। सो प्लीज़ स्टडी वेल, टेक केयर, थैंक यू।